ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर रेलवे स्टेशन स्टैंड पर चल रही दबंगई का सच सामने आने के बाद हालात पलट गए हैं। वायरल वीडियो में स्टैंड के कर्मचारी को पुलिस का नाम लेकर आम लोगों को धमकाते और पप्पू श्रीवास का हवाला देते देखा गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों के भीतर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने खुद दखल देते हुए सख्त निर्देश जारी कर दिए। पुलिस कार्रवाई इतनी तेज हुई कि धमकी देने वाला नाम चर्चा से सीधे हिरासत तक पहुंच गया। वायरल वीडियो ने पूरे मामले की कहानी बदल दी। स्टेशन के स्टैंड पर कर्मचारी खुलेआम यह कहते सुने गए कि किसी भी थानेदार से पप्पू श्रीवास का नाम पूछ लो, सब जानते हैं। वीडियो में कर्मचारियों ने कहा है कि तोरवा थाना ही मोटरसाइकिल स्टैंड चलाता है। वीडियो में दबंग रवैया, पुलिस का नाम लेकर भय फैलाना और खुद को अजय बताने वाला अंदाज साफ नजर आया। मामला जब अधिकारियों तक पहुंचा तो एसएसपी ने बिना वक्त गवाए पप्पू श्रीवास को हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके साथ ही स्टैंड के संचालक और कर्मचारियों पर भी जांच का शिकंजा कस चुका है। ये देखो, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो स्टैंड जो है, साइकिल स्टैंड है या मोटरसाइकिल स्टैंड है, वो उनका रेलवे की तरफ से टेंडर होता है, उसमें जो भी लिया रहता है। लेकिन अगर कोई किसी थाने के नाम पे गुंडागर्दी कर रहा है, यदि किसी को डरा धमका रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैंने अभी निर्देशित किया है, उसको पकड़ें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और जो भी वो स्टैंड चला रहा है, जिसने भी ठेका लिया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें कि वो ऐसे कर्मचारियों को वहाँ पे किस तरीके से रखा है कि जो आम पब्लिक से या जो लोग भी वहाँ पर जाते हैं उनके साथ अगर बदतमीजी कर रहा है और ठीक से आचरण नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने साफ कर दिया है कि स्टैंड परिसर में धौंस धमकी और पुलिस की छवि का दुरुपयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे स्टेशन स्टैंड विवाद ने नया मोड़ लेते हुए शहर में हलचल मचा दी है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कर दिया है कि स्टेशन में स्टैंड संचालक केवल रेलवे की टेंडर प्रक्रिया से होता है, न कि किसी दबंग नाम पर। ऐसे कर्मचारी जो लोगों को डराकर दबाव बनाते हैं, वे अब कानून के सीधे निशाने पर आ चुके हैं। एसएसपी ने तोरवा पुलिस को भी निर्देश दिया है कि स्टैंड संचालक और उसके गुंडागर्दी करने वाले कर्मचारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। पप्पू श्रीवास का नाम लेकर डराने वालों की हेकड़ी अब पूरी तरह निकल चुकी है और थाने से ही पप्पू श्रीवास ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। जी न्यूज के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। तखतपुर क्षेत्र से एक दिन पूर्व वायरल हुए वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी रवि श्रीवास के साथ मौजूद एक व्यक्ति दुकान में काम करने वाले नाबालिग लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट करता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद आरक्षक रवि श्रीवास मुख्य दर्शक बने रहे और वर्दी की गरिमा के अनुरूप कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया। वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि नाबालिग के साथ हाथापाई की जा रही है, जबकि एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी का कर्तव्य बीच बचाव कर पीड़ित को सुरक्षा देना होता है। इसके उलट पुलिसकर्मी की निष्क्रियता ने आम लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर तखतपुर थाना प्रभारी विवेक पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दर्शाया है कि वर्दीधारी कर्मियों से समाज को जिस संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की अपेक्षा होती है, उस पर खड़ा उतरना कितना आवश्यक है। पीड़ित नाबालिग के लिए न्याय की मांग अब तेज होती जा रही है। कोरबा जिले के पोड़ी उपरेड़ा क्षेत्र में मंगलवार सुबह भाजपा नेता और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अक्षय गर्ग की दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना केसलपुर गांव की है, जहां अक्षय गर्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सुबह करीब 9 बजे वह अपने कर्मचारियों के साथ काम को लेकर चर्चा कर रहे थे, तभी एक काली रंग की गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से उतरे 3 लोगों के हाथों में धारदार हथियार थे और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अक्षय गर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि मौके पर मौजूद कुछ लोग समझ पाते उससे पहले ही हमलावर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अक्षय गर्ग को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश या व्यावसायिक विवाद को हत्या की वजह मानकर चल रही है। हालांकि अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। इस निर्मम हत्या से कोरबा जिले में आक्रोश और दहशत का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है।
कांकेर जिले के बड़े तेवड़ा गांव से धर्म परिवर्तन को लेकर संवेदनशील मामला सामने आया है। बड़े तेवड़ा चर्च के एक प्रमुख लीडर ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी की है। यह कार्यक्रम शहर के प्रसिद्ध शीतला मंदिर में सर्व समाज के नेताओं की मौजूदगी में संपन्न हुआ। धर्म वापसी करने वाले लीडर ने ईसाई समुदाय से जुड़े कुछ लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और विरोध करने पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे गांव का सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है और कुछ लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। इस मौके पर यह भी दावा किया गया है कि गांव के कई परिवार मूल धर्म में लौटना चाहते हैं, लेकिन डर और दबाव के कारण सामने नहीं आ पा रहे थे। वक्ताओं ने शांति और भाईचारे बनाए रखने की अपील की है। गौरतलब है कि बीते सप्ताह गांव में धर्म को लेकर हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिसके बाद तनाव का माहौल है। फिलहाल प्रशासन सतर्क है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अहमदाबाद से घर लौटते वक्त एक युवक रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। युवक का बैग बिलासपुर जीआरपी को लावारिस हालत में मिला, जिसकी पहचान के बाद उसे उसके भाई को सौंप दिया गया है। हालांकि युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे परिजन परेशान है। लापता युवक सत्येंद्र कुमार यादव गुजरात के जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी से जुड़े एक कंपनी में काम करता था। वह 17 तारीख को अहमदाबाद से ट्रेन से रवाना हुआ था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। युवक का भाई चंद्रशेखर यादव गुमशुदगी दर्ज कराने जीआरपी थाना बिलासपुर पहुंचा, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद ना तो जिम्मेदार अधिकारी मिले और न ही ड्यूटी अफसर। केवल बैग सौंप कर औपचारिकता पूरी की गई। इधर सत्येंद्र के माता पिता और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 2 छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। परिजनों ने जीआरपी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए युवक की जल्द तलाशी की मांग की है। हावड़ा से है, मेरा जीआरपी थाना बिलासपुर से फ़ोन गया था कि यहाँ पर लवारिस सामान मिला है, आपका भाई का है। तो मैं आकर देखा वो सामान मेरा ही भाई का ही है। वो 17 तारीख को निकला था अहमदाबाद से घर जाने के लिए, अभी तक घर नहीं गया है और उसका सामान यहाँ मिला है। और मेरे को यहाँ गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवाना है, उसके लिए बैठा हूँ। सामान तो मिल गया, हैंड ओवर किए थे सर। बिलासपुर के रजा यूनिटी फाउंडेशन ने बिहार में एक मुस्लिम महिला का सार्वजनिक रूप से हिजाब खींचने जाने की घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन ने इसे निंदनीय, शर्मनाक और संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता व महिला सम्मान का गंभीर उल्लंघन बताया है। इस संबंध में फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री बिहार सरकार को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। कहा गया है कि हिजाब किसी भी मुस्लिम महिला की आस्था, पहचान और गरिमा से जुड़ा विषय है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल पीड़िता को मानसिक रूप से आहत करती है, बल्कि समाज में एक भय और विभाजन को भी बढ़ावा देती है। संगठन ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। रजा यूनिटी फाउंडेशन ने प्रशासन से पीड़िता महिला से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाने की मांग की है। साथ ही पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी अपील की गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। संगठन ने यह भी मांग की है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। इसके अलावा महिला सम्मान और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। संगठन ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस गंभीर मामले पर संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र आवश्यक कदम उठाएंगे। जी, आज हम लोग सभी कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं, रजा यूनिटी फाउंडेशन के तरफ से आए हुए हैं लोग। और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो मीटिंग के दौरान, एक सम्मेलन के दौरान जो नकाब पहनी जो महिलाएं हैं, उसका बुर्का खींचा गया, जो कि ये सभी महिलाओं के खिलाफ है, इज्जत की बात है। उसी के लिए आज हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है कि जो एक मुख्यमंत्री एक महिला का जो सम्मान नहीं कर सकता, फिर आम जनता को क्या गाइड करेगा। तो ये जो किया है, सभी महिलाओं के दिल को ठेस पहुँचाया है। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम के लिए, सभी महिलाओं की इज्जत के लिए हम लोगों ने आया हुआ है। हम यही चाहते हैं कि उसके खिलाफ FIR हो और कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी बड़ा जो नेता है या लीडर है वो इस तरीके से हरकत ना कर सके। आज हमारे देश में जो कथित रूप से महिलाओं के साथ बीत रहा है, आने वाले समय में ऐसा उनके साथ ना बीते। और हम आशा करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। बिलासपुर में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जनदर्शन के दौरान अलग अलग प्रकार के जनहित से जुड़े मुद्दे सामने आए, जिनमें जमीन से संबंधित विवादों की संख्या अधिक रही।
एक प्रमुख मामला जमीन के नाम अचानक हट जाने से जुड़ा रहा। पीड़िता ने शिकायत करते हुए बताया कि उसकी जमीन का नाम रिकॉर्ड से अचानक गायब हो गया, जिससे वह मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जनदर्शन में इस तरह के कई अन्य मामले की भी सुनवाई हुई, जहां लोगों ने जमीन सीमांकन, कब्जा, राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि सहित विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। शिकायतकर्ताओं ने त्वरित जांच और न्याय की मांग की। कलेक्टर कार्यालय में मौजूद विभागीय अधिकारियों ने सभी फरियादियों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक मामले की निष्पक्ष जांच कर समय सीमा में समाधान किया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जनदर्शन के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए और किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन का उद्देश्य आम जनता को त्वरित और पारदर्शी समाधान उपलब्ध कराना है। मैं गढ़वाल से आया हूँ, मेरा जमीन गायब है, इसके कारण आया हूँ कलेक्टर को आवेदन देने के लिए। मैं स्वयं गायब मतलब क्या गायब है, विस्तार में बताइए। उसमें ऑनलाइन में उसमें नामे नहीं है, कितना ऑफलाइन से भी गायब कर दिए हैं। 1 एकड़ के आसपास है। कहाँ जमीन है? गढ़वाट का है। पहले था वो? हाँ, पहले था 2016-17 में उसमें धान बेचा था, उसके बाद वो जमीन गायब। रिकॉर्ड में था? पहले रिकॉर्ड में था, ऑफलाइन में था वो। अच्छा, तो तहसीलदार वगैरह आ रही? सबको दे दिया आवेदन। मैं कलेक्टर को, जय सिंह अग्रवाल मंत्री था, उसको भी मैं दे चुका हूँ। तो क्या बोलते हैं? सबको दे चुका हूँ मैं। क्या बोलते अधिकारी इसमें? अधिकारी बोलता है फलाना लाओ ढिकाना लाओ, तो हम कहाँ से लाएंगे? रिकॉर्ड तो उसके पास है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आज बिलासपुर जिले में बड़ा हंगामा देखने को मिला। जिले में काम करने वाले सैकड़ों आवास मित्र अपनी मांगों को लेकर बिलासपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार आपत्ति दर्ज कराई। आवास मित्रों का कहना है कि उन्होंने नवंबर-दिसंबर 2024 से लगातार काम करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई है। आवास मित्रों के अनुसार जिले में करीब 400 लोग आवास मित्र के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मेहनत से बिलासपुर जिला पूरे प्रदेश में आवास निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में अग्रणी रहा, लेकिन इसके बावजूद अब प्रशासनिक स्तर पर ऐसा फैसला लिया गया है जिनसे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। आवास मित्रों ने आरोप लगाया है कि हाल ही में जिला पंचायत सीईओ द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिन पंचायतों में 150 से अधिक आवास बनकर तैयार हो चुके हैं, वहां आगे का काम अब पंचायत के रोजगार सहायकों द्वारा देखा जाएगा। इस फैसले से आवास मित्रों को अचानक कार्य से अलग कर दिया गया है, जिससे उन्हें भारी नाराजगी है। आवास मित्रों का कहना है कि यह नियम पूरे प्रदेश में कहीं लागू नहीं है, केवल बिलासपुर जिले में ही इस तरह का आदेश जारी किया गया है। उनका आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के लिया गया यह फैसला पूरी तरह से अनुसूचित और अशोभनीय है। सबसे गंभीर बात यह है कि आवास मित्रों का कहना है कि पूरे कार्यालय में उन्हें केवल 35% भुगतान ही किया गया है, जबकि शेष राशि अब तक लंबित है। ऐसे में वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसा कोई आवास मित्र नहीं है भाई कि जो पैसा लेके काम करते हैं। हम लोग स्वतंत्र काम कर रहे हैं, तभी आज जिला में 70% हम लोग प्रोग्रेस दिए हैं। अभी 70%। मैं मस्तूरी क्षेत्र से हूँ, ग्राम पंचायत। अभी 408 आवास मित्र हैं टोटल जिला में। अब ये तो सरकार मतलब जो निकालने आदेश वही बता पाएंगे कि क्यों, क्या है, कैसा है। हम लोग तो अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं प्रोग्रेस में। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आवास मित्रों को आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ से बातचीत करेंगे और जल्द ही समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आवास मित्र प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि उनकी मेहनत को सम्मान मिलता है या उनकी परेशानी और बढ़ती है। बिलासपुर जिले के ग्राम ठोड़ीनार पंचायत टाटीधर में प्रस्तावित रेत उत्खनन और रेत भंडारण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों से निकलकर प्रशासन के दरवाजे तक पहुंच गया है। सैकड़ों ग्रामीण आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और हाथों में आवेदन लेकर एक सुर में इस फैसले को तत्काल रद्द करने की मांग की। गांव में इस फैसले को लेकर डर, तनाव और आक्रोश चरम पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र की राजस्व भूमि को रेत भंडारण के लिए लीज पर दे दिया गया, लेकिन इस अहम फैसले से पहले ग्राम सभा की राय तक नहीं ली गई। ग्रामीणों का कहना है कि रेत भंडारण के नाम पर कुछ लोग खुलेआम दबाव बना रहे हैं और विरोध करने पर FIR दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है। इससे गांव में भय का माहौल है और लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि ग्राम ठोड़ीनार एक विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समाज का बहुल इलाका है। यहाँ बैगा, मैना, गोंड, यादव और अन्य समुदाय वर्षों से शांति से रहते आए हैं। ग्रामीणों को साफ कहना है कि रेत उत्खनन और भंडारण से उनका जीवन, पर्यावरण और भविष्य तीनों खतरे में पड़ जाएगा और वे किसी भी हाल में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने नियम की खुली धज्जियां उड़ाने का आरोप भी लगाया है। रेत भंडारण स्थल से सड़क सटा हुआ है, जबकि नियमों के अनुसार यह कम से कम 500 मीटर दूर होना चाहिए। स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्र के पास रेत भंडारण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जान से खिलवाड़ है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जमीन विवादित है और वास्तविक भूमि स्वामी की सहमति के बिना कब्जे की कोशिश हो रही है। मैं अपन बैगा पारम हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चा है और पास में बहुत नजदीक में स्कूल है
और हॉस्पिटल है और आंगनबाड़ी भी है पास में, और रोड से बहुत दूर नहीं हो, जो रेता भंडार कर ही वो बहुत रोड से पास में, और बच्चा यही तरफ से जाते यही तरफ से जाते हैं, और उतना ज़्यादा हाईवे आही बच्चा मन ना समझ ना नहीं जानते उन बच्चे का होई और हमर मन के का होगी। हमर बंद करवाना चाहते रेत भंडार, हमन ला नहीं चाहिए रेत भंडार हमर गाँव में। कौन करत रेत भंडार में? इंद्र लठा क्या हुआ? वो जीपीएम जिला के पीपर खुट्टी के है, और वो हमारे यहाँ के जिला की नहीं पड़त है, और वो बाहर से है और जिद कर रहे थे अगर कुछ भी करिए हम जिद करके भी करहूँ तो करहूँ चे बोला थे। मैं स्कूल में खाना पकाता हूँ बच्चा के लिए, मैं दिन भर 3 बजे तक छुट्टी पाता हूँ, ओइला मैं देख रेख कर हूँ, मला रेत भंडारा नहीं चाहिए। अब सवाल बड़ा और गंभीर है, क्या प्रशासन इस मजबूत जन आवाज को सुनेगा? क्या गरीब और जनजाति परिवारों को न्याय मिलेगा? ये कुछ सवाल हैं जिन पर जवाब प्रशासन को देना होगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर के होटल श्री साईं अमृत के संचालक ने प्रधानमंत्री के बिलासपुर आगमन के दौरान ठहराव और भोजन व्यवस्था के एवज में बकाया भुगतान नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया है। आवेदन में होटल संचालक ने प्रशासन से लंबित राशि का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है। आवेदन में उल्लेख है कि प्रधानमंत्री के बिलासपुर दौरे के दौरान 27 सितंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक होटल श्री साईं अमृत में अधिकारियों और स्टाफ के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था की गई थी। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री के 205 सीआरपीएफ कमांडो सहित अन्य अधिकारियों की सुरक्षा और सुविधा के तहत कराई गई थी। होटल संचालक अमृत लाल कश्यप ने बताया कि तत्कालीन अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी अब तक होटल के बिल का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद मामला लंबित बना हुआ है, जिससे होटल प्रबंधन को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि भुगतान के संबंध में पूर्व में भी 6 जनवरी 2025 को कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। होटल प्रबंधन का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर फाइल आगे बढ़ने के बावजूद भुगतान प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। होटल संचालक ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि उनके होटल का कुल बकाया 1,50,756 रुपए का भुगतान कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। एसपीजी कमांडर मेरे होटल में रुके थे। 2023 में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री आए हुए थे, तो उनका व्यवस्था मेरे होटल में करने को कहा गया था। होटल श्री साईं अमृत, चुचियापारा फाटक, और सुभाष सिंह एसडीएम थे और जेपी गुप्ता टीआई थे उस समय। तो एसडीएम ने टीआई को आदेश दिया था कि होटल पर रुकवाने का, तो जेपी गुप्ता हमारे होटल पर रुकवाए थे। सर उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ। 2 साल से मैं भटक रहा हूँ, 2-2.5 साल से। सीपत एनटीपीसी से निकलने वाली राख अब इलाके के लोगों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं रह गई है। रोजाना नियमों को ताक पर रखकर ओवरलोड ट्रकों में राखड़ की ढुलाई की जा रही है, जिससे न केवल सड़कें तबाह हो रही है बल्कि हवा में घुलती राख लोगों की सेहत पर सीधा हमला कर रही है। शिकायतों के बावजूद न प्रशासन जाग रहा है और न ही जिम्मेदार विभागों पर कोई असर दिखाई दे रहा है। एनटीपीसी के राखड़ बांध से सैकड़ों टन राख बिना तिरपाल ढके ट्रकों में भरकर तेजी से भेजी जा रही है। ओवरलोडिंग के चलते सड़कें जगह जगह टूट चुकी है। गड्ढों के कारण हर पल हादसे का खतरा बना हुआ है। नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन गांवों और शहरों के भीतर बेरोक-टोक दौड़ रहे हैं, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। हवा में उड़ती राख गांवों से लेकर शहर तक फैल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, खांसी और एलर्जी जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित है। घरों की छतें, सड़कें और खेत तक राख से पट चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब प्रशासन नींद से जागेगा और कब सीपत के लोगों को इस जानलेवा राखड़ से राहत मिलेगी। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।